विश्व कप में भारत का विजय रथ जारी। 5वें मैच में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में आयरलैंड के 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने मजबूत शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 174 रनों की साझेदारी की। शानदार 100 रन बनाने वाले शिखर धवन ने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ने 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। रोहित और शिखर के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को 36.5 ओवरों में ही जीत दिला दी। कोहली ने 44 और रहाणे ने 33 रन बनाए। इससे पहले आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड के कप्तान पोटरफील्ड 67 और नायल ओब्रायन ने 75 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी के आगे आयरलैंड का 260 रनों का लक्ष्य छोटा पड़ गया। भारतीय गेंदबाजों ने भी आज अच्छा प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने 3 और अश्विन ने 2 विकेट लिए। ये है जीत का जश्न, लोग खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं, ढोल बज रहा है और ढोल की थाप के साथ थिरक रहे हैं कदम। आप देखिए, ये रंग है पंजाब का। जब अंदर घुस रहे थे तब भी भांगड़ा चल रहा था और अब भी चल रहा है। तिरंगे के साथ ये लोग स्टेडियम के बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, जीत की खुशी है ये लोग लंदन से आए हैं गुजराती वेशभूषा में। आप इनकी पगड़ी देखिए जरा, कमाल की पगड़ी है। दिन में इसमें एलईडी नजर नहीं आती है, लेकिन रात को ये एलईडी जल उठती है। जब जीतता है भारत तो दिखती है एलईडी की पगड़ी। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। टीम इंडिया की जीत पर यूपी के तमाम शहरों में जीत का जश्न होली और दिवाली मनाकर किया गया। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की। जैसे ही टीम इंडिया ने आयरलैंड की टीम पर जीत दर्ज की, लोग सड़कों पर निकल आए और आतिशबाजी कर दिवाली तो मनाई ही, रंगों की होली भी दोबारा मना डाली। क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार 5वीं जीत से भारत में लोग काफी उत्साहित हैं। मुंबई के लोग चाहते हैं कि इस बार भी वर्ल्ड कप टीम इंडिया ही लाए। इंडिया में बस आ जाए वर्ल्ड कप। बहुत खुशी होती है विराट कोहली जब आते हैं टीम में खेलने के लिए। ये टीम हमारी वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में लेकर आए, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है। पाकिस्तान को जो इंडिया ने हराया तो मुझे बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि मेरी इंडिया टीम ने पाकिस्तान को हराया। मेरा फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली एंड ये रैना। बहुत अच्छा लगा मेरे को, इंडिया मैच जीता। मैं चाहता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, शिखर धवन भी अच्छा खेलते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल 29 मार्च को होना है और इस बार भी वर्ल्ड कप भारत में ही रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार के गठन के काफी पहले तय हो गई थी मसरत आलम की रिहाई। राज्य के गृह सचिव और जम्मू के डीएम की चिट्ठी से हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार तो 1 मार्च को बनी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मसरत आलम की रिहाई का आधार काफी पहले ही बन गया था। इस बात का खुलासा राज्य के गृह सचिव और जम्मू के डीएम के बीच हुए पत्र व्यवहार से भी होता है। सूत्रों के मुताबिक इस रिहाई के पीछे की पूरी कहानी इस तरह है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत मसरत की हिरासत 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। राज्य के गृह सचिव ने 15 सितंबर को जम्मू के डीएम को लिखा कि मसरत पर लगा पीएसए खत्म हो रहा है। 26 अक्टूबर को चुनावों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। 9 दिसंबर को जम्मू के डीएम ने गृह सचिव को लिखा कि मसरत की रिहाई को मंजूरी मिल गई है। करीब 2 महीने बाद यानी 4 फरवरी 2015 को गृह सचिव ने जम्मू के डीएम को लिखा कि आपको मंजूरी देने में तय समय सीमा यानी 12 दिन से ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए ये हिरासत गैर कानूनी है। मुफ्ती सरकार के गठन के 3 दिन बाद यानी 4 मार्च को जम्मू के डीएम ने एसपी को चिट्ठी लिखी, जिसमें 15 सितंबर और 4 फरवरी के पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि मसरत को रिहा कर दिया जाए। डीएम की इसी चिट्ठी के बाद 7 मार्च को मसरत आलम को रिहा कर दिया गया। मसरत की रिहाई के पीछे की कहानी सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मसरत की रिहाई के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के समय तैयार हुआ था मसरत की रिहाई का आधार? एबीपी न्यूज की पड़ताल में हुआ है ये खुलासा। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और जम्मू के डीएम की जो चिट्ठियां सामने आई हैं, उनसे लगता है कि मसरत रिहाई का आधार उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में ही तैयार हो गया था। मसरत की रिहाई की अवधि 30 सितंबर 2014 को खत्म हुई थी। उस वक्त राज्य में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी।
लेकिन हिरासत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरी निर्धारित 12 दिनों में नहीं दी गई, जिसके कारण हिरासत को बाद में गैर कानूनी माना गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 24 दिसंबर तक चलते अपने कार्यकाल के दौरान मसरत को रिहा नहीं होने दिया। 9 जनवरी को राज्यपाल शासन लागू होने के बाद राज्य की सत्ता केंद्र के हाथों में आ गई। फिर भी मसरत को रियासत में बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि गृह सचिव ने हिरासत को गैर कानूनी बताने वाला पत्र तो 4 फरवरी को राज्यपाल शासन के दौरान ही लिखा था। लेकिन मसरत की रिहाई का राजनीतिक फायदा उठाने में लगी पीडीपी इस मामले पर उमर अब्दुल्ला या राज्यपाल शासन की भूमिका पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मसरत के बाद अब जम्मू कश्मीर की जेल में बंद 5 पाक आतंकियों समेत 15 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने लगाई रिहाई के प्रस्ताव पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी सरकार ने 15 पाकिस्तानियों को रिहा करके पाकिस्तान के हवाले करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास ने राज्य की जेलों में बंद 68 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के लिए अनुरोध किया था। इनमें से 15 की रिहाई का प्रस्ताव राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। चिंता की बात यह है कि इनमें लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 5 खतरनाक आतंकी भी शामिल है, जो श्रीनगर जेल में बंद हैं। राज्य के डीआईजी जेल ने इस बात की पुष्टि की है कि इन कैदियों को वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। रिहा होने वाले 15 पाकिस्तानियों में आतंकियों के अलावा कुछ ऐसे नागरिक भी शामिल हैं जो गलती से सीमा पार करके भारत में दाखिल हो गए थे। मसरत की रिहाई से जुड़ी चिट्ठियां सामने आने के बाद कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार के फैसले के लिए मुफ्ती पर आरोप क्यों। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, मसरत आलम की रिहाई के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती सईद पर आरोप क्यों, जबकि फैसला तो सीधे सीधे मोदी सरकार के मातहत आने वाले राज्यपाल शासन में किया गया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम श्री राज्यपाल राष्ट्रपति शासन में काम करते हैं और उस समय राष्ट्रपति शासन था। यानी मसरत जैसे कुख्यात आतंकवादी की गिरफ्तारी के लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार, इसके अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और डीएम की जो चिट्ठियां सामने आई हैं, उनसे ये पता चलता है कि मसरत की रिहाई का आधार मुफ्ती सरकार के गठन से काफी पहले ही बन गया था। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि मसरत आलम की रिहाई में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मसरत आलम की रिहाई के मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि मसरत की रिहाई न सिर्फ मुफ्ती सरकार के कार्यकाल में हुई, बल्कि पीएम मोदी और बीजेपी को इसकी पूरी जानकारी थी। डीजी पुलिस ने, हु इज अथॉरिटी इन पुलिस डिपार्टमेंट, उसने खुद कहा कि मैंने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर में इसको हमने छोड़ दिया है और औरों को भी छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, उसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी है, चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ही इज हिमसेल्फ अ होम मिनिस्टर। देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल मैंने हाउस में ही ये बतलाया था कि मैं जो कुछ भी जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हमको जानकारी हासिल हुई है, उससे मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए मैंने कुछ जानकारियाँ उनसे हासिल की और वो जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद ही मैं कोई कमेंट करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर में देखिए, आप में घमासान जारी। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाले जाने पर पहली बार सफाई दी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण, ये तीनों नेता दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराना चाहते थे। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि प्रशांत भूषण ने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को फोन कर दिल्ली में चुनाव प्रचार करने से रोका। प्रशांत ने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं भी दिल्ली में चुनाव प्रचार नहीं कर रहा, आप लोग भी मत आइए। इस बार पार्टी को हराना जरूरी है, तभी अरविंद का दिमाग ठिकाने आएगा। इस बात की पुष्टि अंजलि दमानिया भी कर चुकी हैं कि उनके सामने प्रशांत जी ने मैसूर के कार्यकर्ताओं को ये बात कही थी। पार्टी ने कहा है कि जो लोग पार्टी को चंदा देना चाहते थे, उनको भी प्रशांत जी ने चंदा देने से रोका।
चुनाव से पहले आशीष खैतान ने जब दिल्ली डायलॉग की अगुवाई करने को उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए चुनाव प्रचार दूर, वो दिल्ली का चुनाव पार्टी को हराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि पार्टी 20-22 से ज्यादा सीटें ना ले पाए। पार्टी हारेगी तभी नेतृत्व परिवर्तन संभव होगा। पार्टी ने कहा है कि प्रशांत बार बार धमकी दे रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सारी चुनावी तैयारियों को बर्बाद कर देंगे। पार्टी ने कहा है कि दोनों नेताओं को पीएसी से निकाले जाने को लेकर पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए उन्हें ये बातें सामने लानी पड़ रही हैं। प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी पूरे चुनाव के दौरान, और शालिनी गुप्ता जी जो उनकी बहन है, पूरे चुनाव के दौरान वो इस प्रयास में लगे रहे कि आम आदमी पार्टी कैसे हार जाए। 15 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए, 3 दिन तक उन्होंने प्रशांत जी से अनुरोध किया, विनती की कि आप बाहर कुछ भी मत बोलिए। उन्होंने कहा मैं तो चुप हो जाऊंगा, पिताजी पे कुछ नहीं बोल सकता। और पिताजी ने उनके बयान दिया। बाहर जाके उन्होंने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल तो तीसरे नंबर के नेता हैं। ऐसे समय में जब पार्टी भाजपा से लड़ रही है, अंदर रोज इस तरह की घटनाएं होती थी। पार्टी की ओर से पीएसी से बाहर किए जाने को लेकर सफाई आने के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि अब जरूरी है कि सारी सच्चाई सामने आए। जो हमारी पार्टी के जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, अब वो खुल के कुछ उनमें से कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, तो इसलिए अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। ऑफ कोर्स this party was founded on very high principles and ideals of transparency, inner party democracy, Swaraj and accountability, and I will continue to fight for that. We had not come to make another political party which is just a machine to win elections by any means. हालांकि प्रशांत भूषण ने ये नहीं बताया कि सच्चाई क्या है और ये सामने आएगी कब। पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों पर योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब वो और प्रशांत भी जल्द ही अपनी बात सामने रखेंगे और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अब जबकि खुला सच का संवाद शुरू हो गया है, तो कम से कम ये जो खबरें आ रही हैं कि तमाम साथियों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयान दें, दिल्ली के एमएलए लोगों से जोर जबरदस्ती से हमारे खिलाफ दस्तखत करवाए जा रहे हैं, ये सब बंद करें। प्रशांत जी और मैं जवाब देंगे। उम्मीद है हमारे जवाब को भी उसी तरह से सार्वजनिक किया जाएगा पार्टी के मंच से, जैसे कि इन आरोपों को किया गया है। और एक अनुरोध है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये जो आपका बयान आया है, जो हम जवाब देंगे, उस पे इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण दिया जाए कि वो अपनी राय रखें, और पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी राय रखें, उसे भी वेबसाइट पे स्थान दिया जाए। योगेंद्र और प्रशांत को हाल ही में पार्टी की पीएसी से बाहर कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 9 संशोधन करने के बाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। लोकसभा में बहस के बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण में 9 संशोधन किए। संशोधनों के बाद ध्वनि मत से लोकसभा में बिल पास हो गया। बड़ी बात यह थी कि एनडीए सरकार में साथी शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एनडीए के ही साथी स्वाभिमानी पक्ष ने भी एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जो पास नहीं हुआ। दूसरी तरफ पूरे विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीजेडी के सांसद सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष ने कुल 52 संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिसमें कई पास नहीं हो पाए और कई को पेश ही नहीं किया गया। सरकार का असली टेस्ट राज्यसभा में होगा, जहां उनके पास बहुमत नहीं है। जिस तरह लोकसभा में आज विपक्ष का रुख रहा, ऐसे में लगता नहीं है ये बिल मौजूदा स्वरूप में राज्यसभा में आसानी से पास हो पाएगा। माइंस और मिनरल संशोधन बिल पर राज्यसभा में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है सरकार, और इस बिल का अब सेलेक्ट कमेटी में जाना तय माना जा रहा है। एकजुट होकर विपक्ष ने इस पूरे बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी और कोशिश ये थी कि आज ही इस पूरे मसले पर राज्यसभा में फैसला हो जाए। हालांकि पूरे दिन लगातार विपक्ष और सरकार के बीच में रस्साकसी चलती रही थी और उसके बाद सरकार की तरफ से कोशिश थी कि किसी भी तरीके से आज का वक्त निकाला जाए। हालांकि सदन में ये तय हो गया है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाएगा, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में कौन सदस्य होंगे,
कौन से लोग सदस्य इसके होंगे और कितने समय में सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन को देगा, इस पर बातचीत के लिए कल सभी दलों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। वो 5 दिनों में सेशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का पहला पड़ाव दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स होगा। करीब 1 लाख की आबादी वाले सेशेल्स में 33 साल बाद कोई भारतीय पीएम जा रहा है। सेशेल्स के बाद 11 मार्च को ही मोदी मॉरिशस पहुंचेंगे। यहां वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मोदी मॉरिशस में वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव श्रीलंका होगा, जहां वो 13 और 14 मार्च को होंगे। मोदी का ये दौरा बीते 28 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। मोदी राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। हिंद महासागर से जुड़े इन देशों से अच्छे संबंध रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी में दिए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ठाणे के भिवंडी में एक रैली में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की थी। राहुल के खिलाफ भिवंडी के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने राहुल को पेश होने के आदेश भी दिए थे, जिसके खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडे काटजू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट कह दिया। मार्कंडे काटजू ने ये आपत्तिजनक बातें अपने ब्लॉग में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि गांधी जी ब्रिटेन के एजेंट थे, जिन्होंने जाने अनजाने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी सोच को मजबूत किया। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल की। अंग्रेज भारत को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। भारत विभिन्न धर्मों संप्रदायों को मानने वाला देश है। यहाँ ये आसान था। गांधी जी की राजनीति में धर्म को जरूरत से ज्यादा शामिल किया गया, जिससे दूसरे धर्म के नेताओं को उनके विरोध का मौका मिला। नतीजा ये हुआ कि भारत की राजनीति धर्म के आधार पर बट गई और अंग्रेजों का लक्ष्य सध गया। यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को उम्र कैद की सजा मिली है। डीपी यादव समेत 4 लोगों को कोर्ट ने 28 फरवरी को दोषी ठहराया था। 23 साल पहले हुए महेंद्र भाटी हत्याकांड में देहरादून की सीबीआई अदालत ने डीपी यादव को सजा दी है। आज कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा दी। दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की 1992 में रेल फाटक के पास हत्या कर दी गई थी। इनमें से 4 को आज उम्र कैद की सजा दी गई है। डीपी यादव यूपी का न सिर्फ बाहुबली नेता रहा है, बल्कि राज्यसभा का सांसद भी रह चुका है। डीपी यादव अलग अलग पार्टियों में भी रह चुका है। नीतीश कटारा मर्डर केस और जेसिका लाल मर्डर केस में डीपी यादव का बेटा और भतीजा पहले से ही जेल की सजा काट रहा है। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीएजी शशिकांत शर्मा के मुताबिक मनरेगा को लागू करने में काफी खामियां हैं। सीएजी के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की मात्र 30% योजनाएं ही पूरी हो पाई हैं और रोजगार के अवसरों में भी कमी आई है। दिल्ली में सोशल ऑडिट पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए शशिकांत शर्मा ने कहा कि सीएजी ने मनरेगा स्कीम की 2007-2012 के बीच का ऑडिट किया था। इसकी रिपोर्ट भी संसद में पेश की गई थी। इस ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि स्कीम को लागू करने में काफी खामियां हैं। साथ ही ये बात भी सामने आई कि हरियाणा और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में ये स्कीम ठीक काम कर रही है, लेकिन बड़े राज्यों में आधे से ज्यादा लाभार्थियों ने कहा कि ये स्कीम मददगार साबित नहीं हुई है। मनरेगा के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में हर साल लोगों को 100 दिन रोजगार दिया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने के विवाद में फंसी लालू की बेटी मीसा भारती। आयोजकों ने कहा कि मीसा ने भाषण नहीं दिया, बल्कि वो दर्शकों में शामिल थी। मीसा भारती की यही वो तस्वीरें हैं जो पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप समेत दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर फैलाई जा रही हैं। ये तस्वीरें खुद मीसा भारती ने ट्विटर और फेसबुक पर जारी की थी। इन तस्वीरों के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर बात फैल गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें महिलाओं के विषय पर भाषण देने के लिए बुलाया है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर साल होने वाले इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजकों के मुताबिक मीसा भारती का नाम भाषण देने वालों की सूची में कभी नहीं था और न ही इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था।
आयोजकों के मुताबिक वो यहाँ सिर्फ बतौर दर्शक आई थी। मीसा को इस कार्यक्रम में आने के लिए टिकट खुद खरीदना पड़ा था। मीसा भारती ने यह सफाई दी है कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उन्हें बतौर स्पीकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि सभी फोटो खिंचवा रहे थे तो उन्होंने भी फोटो खिंचा ली। मोटोरोला का महंगा स्मार्टफोन मोटो टर्बो भारत में लॉन्च। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर शुरू हुई फोन की प्री बुकिंग। मोटोरोला के इस महंगे और शानदार फोन में 21 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 5.2 इंच की HD एमोलेड टच स्क्रीन है। ये स्मार्टफोन 2.7 गीगाहर्ट्ज के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और लॉलीपॉप 5.0 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है। मोटो टर्बो में 3 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी भी है। इस शानदार स्मार्टफोन में 4G LTE कनेक्टिविटी की सुविधा भी मौजूद है। मोटोरोला का ये स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए 41,999 रुपए में बुक किया जा रहा है।